नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज संडे है तो एडिटोरियल आता नहीं, तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस नहीं आएगा। विनी सर का जो क्विज है, जो कि संडे को भी आता है, अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया है वो मंडे से सैटरडे ही आएगा। तो क्विज अब संडे को लोड नहीं होगा। क्विज के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे सैटरडे वाले, वो मंडे में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, भले क्विज थोड़ा लंबा कर दिया जाए। ओके, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। पिछले 1 से 2 दिन की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आज आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। साथ साथ यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, और मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकती हैं, कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अब देखिए पहली न्यूज, बॉर्डर एक्शंस वायलेट बायलैटरल एग्रीमेंट्स, राजनाथ टिल चाइना। आपको पता है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर जनरल वाई फेंगी से मॉस्को में मिले। मॉस्को में एससीओ की मीट के लिए गए थे, वहां पे एससीओ की भी मीट है, फिर सीआईएस की भी मीटिंग है, सीएसटीओ की भी मीटिंग है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने कल बात की थी। ओके, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आई होप आपको पता होगा, पता कर लीजिए अगर नहीं पता हो तो, ये इंपॉर्टेंट है। मॉस्को में दोनों लोगों ने आमने सामने बैठ के बात करी। तो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने सारा इल्जाम इंडिया के ऊपर डाला, और इंडिया ने ऑब्वियसली बोला कि गलती आपकी है, अपने ट्रूप्स को पीछे खींचिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो चाइना कह रहा है, लगता नहीं है कि उनके स्टैंड से कि वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं। वही बोल बच्चन बातें लिखी हुई हैं कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोल दिया बॉर्डर मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए, हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं देंगे। चाइना वाले बोल रहे हैं हम अपना 1 इंच नहीं देंगे। वही बातें जो हमेशा आके रुक जाती हैं, वही दोबारा रुक गई हैं। फिर ये न्यूज मैंने कल एक अलग से वीडियो में भी कवर की थी, 5 अबडक्टेड बाय पीएलए इन अरुणाचल। ये पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट्स के जो बॉर्डर इलाके हैं, उस बॉर्डर इलाके में जो जंगल है वहां से 5 इंडियंस को किडनैप कर लिया है, और वो पीएलए की कस्टडी में है इस टाइम पे। हालांकि उनके घर वालों ने अभी भी कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करी है, तो जो भी जिला प्रशासन है वो इस चीज की इंक्वायरी कर रहा है, वो जल्दी ही शायद कोई रिपोर्ट सामने आएगी। ये बात सोशल मीडिया से पता चली कि तागुन कम्युनिटी के 5 बच्चों को पीएलए ने किडनैप कर लिया। मार्च में भी एक 21 साल के लड़के को पीएलए ने किडनैप किया था, और बाद में जब आर्मी लेवल पे बात हुई तो उस बच्चे को छोड़ दिया गया, और अभी के लिए 5 लोगों को और किडनैप किया गया है। किसने बोला ये? अच्छा हाँ, ये जो फैमिलीज हैं इन लोगों की, इन्होंने अब तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की है। ये किसने बोला है? अपर सुबनसिरी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केनी बागरा ने। इसके बारे में अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की तरफ से, और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आना अभी भी बाकी है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। फिर भाई एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, मिनिस्ट्री क्लियर्स कोविड-19 टेस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। देखिए अभी क्या था, अब तक क्या था दोस्तों कि कोविड-19, आपको पता है हमारे देश में जनता बहुत ज्यादा है, कोविड-19 के केसेस भी बहुत ज्यादा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक एडवाइजरी थी, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ये बोलती थी कि भाई देखिए, अगर आपको सच में सिम्टम्स दिख रहे हैं कोविड-19 के, आपको बुखार आ रहा है, गले में प्रॉब्लम है या कुछ इस टाइप की, आपको टेस्ट नहीं आ पा रहा, टेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई सिम्टम्स हैं कोविड के, तो पहले आप एक हेल्थ प्रैक्टिशनर को दिखाइए। अगर वो हेल्थ प्रैक्टिशनर बोलता है कि हाँ भाई कोविड का टेस्ट करा लो, तो आप कोविड का टेस्ट कराओ। अभी के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नई हेल्थ एडवाइजरी इशू की है कोविड-19 के टेस्टिंग प्रोसीजर को लेके, और साथ साथ ये बोला गया है कि देखिए अब टेस्ट ऑन डिमांड होंगे। मतलब कि अगर लोगों को लगता है कि भाई उन्हें कोविड का टेस्ट कराना है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधे सीधे टेस्ट कर लें। मतलब अब ये नहीं होगा कि एक हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास आप जाओ और हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास आप जाके बोलो कि भाई सर हमें कोविड का टेस्ट कराना है, तो फिर हेल्थ प्रैक्टिशनर सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई इनका कोविड का टेस्ट करो। इससे हो क्या रहा था कि पहले जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जा रहे थे, अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टेस्ट हो रहे हैं वो फ्री हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठता था, उस डॉक्टर को जब ये लगता था कि हाँ भाई सच में कुछ प्रॉब्लम है इस बंदे को, तब वो कोविड का टेस्ट लिखता था। वहीं पे अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर बैठा है वो पहले 2,000 रुपए तो कंसल्टेशन फीस लेगा, फिर टेस्ट के 2,500 रुपए होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सर्टिफाई कर देता था कि हाँ भाई आप कोविड का टेस्ट करा लो। वहीं पे गवर्नमेंट में जहां पे ये टेस्ट फ्री के हो रहे हैं, रिपोर्ट भी 7 दिन बाद आ रही है, वहां पे डॉक्टर्स देख समझ के ही टेस्ट लिखा करते थे। और आपको पता है ज्यादातर मिडिल क्लास जनता और जो लोअर क्लास की जनता है, लोअर क्लास मतलब इकोनॉमी में लोअर क्लास, तो जो गरीब जनता है वो कहां जाएगी? सरकारी अस्पतालों में ही जाएगी। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नई एडवाइजरी निकाला है और ये बोला है कि भैया देखो, जिसको जिसको टेस्ट कराने हैं वो टेस्टिंग ऑन डिमांड कर सकते हैं।
ये तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है, लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इसमें माइनर चेंजेस कर सकता है अगर चाहे तो। ओके, अभी के लिए रिसेंट केस देखा जाए तो सैटरडे को 84,000, आज मैं संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सैटरडे को 84,385 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 41 लाख से हम आगे निकल चुके हैं, 1019 डेथ हो चुकी हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग ब्राजील और यूएसए को भी पार कर देंगे। इकोनॉमी में तो ना हो पाया यूएसए पार, बट हाँ कोविड-19 में तो लग रहा है कि कर देंगे हम लोग। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आप लोग को काम आएगा। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 ने रैंक्स रिलीज किए हैं। क्या रैंक है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे है। अभी दुनिया भर में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो तो वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दी। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में काम करता है, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका किसका? वर्ल्ड बैंक का और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का। तो इसकी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आई है उसमें बोला गया है कि नंबर 1 पे कौन आया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। तो आंध्र प्रदेश की यहाँ पे काफी तारीफ की जा रही है। इन रैंकिंग्स के बेसिस पे ये पता चलता है कि स्टेट में इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की, बिजनेस एंटरप्राइजेस को काफी सपोर्ट है, बिजनेसेस आए यहाँ पे बिजनेस लगाएं। और एक्चुअली में दोस्तों ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होती है ना कंट्री वाइज, ये बिजनेसेस को एक आइडिया देती है कि हाँ भाई कौन से स्टेट का एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, तो वहां चल के हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, खासकर जनरल बिपिन रावत की तरफ से, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये पीसीएस के किसी आसान क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने हो सकता है। तो अब यहाँ पे इंडिया की जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ और रशिया के साथ वो इमर्ज हो रही है, ऐसा किसने बोला? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहे हैं कि भैया जियो पॉलिटिक्स में बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, इन चेंजेस के बाद भी जो इंडिया का रिलेशन है यूएसए के साथ और रशिया के साथ वो बना हुआ है। हम इन दोनों ताकतों के साथ एक मैच्योर और रोबस्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रखते हैं, ऐसा किसने बोला? जनरल बिपिन रावत जी ने बोला। और हम अपने इंटरेस्ट्स को केवल अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे या फिर एलओसी पे जो पाकिस्तान के साथ है या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ है, इसी में ही नहीं सेफ गार्ड करेंगे, हम अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड जो कि बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, आसपास की जो जगह है हमारी, वहां तक जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर है, वहां तक हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा बिपिन रावत का बोलना है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। तो वैसे तो ये न्यूज बांग्लादेश की है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात आती है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या कमियां हैं, तो आप इंडिया को ओवरऑल साउथ एशिया से कनेक्ट करके ये बता सकते हो कि जो ये भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे अभी यहाँ पे बांग्लादेश में एक गैस पाइपलाइन फट गई, तो मॉस्क में कुछ लोग पूजा कर रहे थे बैठ के, और पूजा करने के दौरान ही ये गैस पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई, लगभग डजन्स को चोटें आई हैं। अभी आप ये देखिए, ये जो गैस पाइपलाइन है इसमें एक लीक था, इस लीक के चलते ये फट गई नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ढाका में ये इवेंट हुआ है। तो अब ये बोला गया है कहीं ना कहीं ये डिजास्टर मैनेजमेंट की कमी की वजह से हुआ है। लैक्स रेगुलेशंस एंड पुअर इन्फोर्समेंट आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फायर्स इन बांग्लादेश। तो डिजास्टर मैनेजमेंट केवल एक इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट हर उस साउथ एशियन कंट्री की प्रॉब्लम है जहां पे जो नियम कानून है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए जाते, जो रेगुलेशन है वो आराम से कर दिए जाते हैं। ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता चीजों का। तो इस एग्जाम्पल को डिजास्टर मैनेजमेंट में कहीं पे रेलेवेंट जगह पे आप कोट कर सकते हो। फिर नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स इन द डॉक ओवर टाइफून। देखिए, टाइफून मेसाक आया, कहां पे आया? वोनसान नाम का एक पोर्ट टाउन है नॉर्थ कोरिया में, कांगवोन प्रोविंस में, वहां पे आया। अभी देखिए ये नॉर्थ कोरिया का आपको मैप नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ चाइना है, नीचे की तरफ साउथ कोरिया है, और इधर की तरह आपको दिख रहा है दोस्तों वोनसान। तो इस पोर्ट टाउन पे आया है आपका क्या? एक टाइफून। अभी टाइफून आया है, आपको पता ही है दोस्तों नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना के बराबर है। साउथ कोरिया में तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्थ कोरिया में कुछ भी नहीं है। अभी जब भी नॉर्थ कोरिया में इस तरीके के टाइफून्स आते हैं तो बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो डजन्स ऑफ कॉजुअलिटीज हुई है नॉर्थ कोरिया में। तो अभी नॉर्थ कोरिया की जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या बोल रही है कि ये जो लोकल ऑफिशियल्स हैं जिनकी जिम्मेदारी थी लोगों को बचाने की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं किया, इनको सजा दी जाएगी। कहा यह जाता है कि देखिए
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नॉर्थ कोरिया की, वो प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग तो करती नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है तो बहुत लोगों की जान जाती है। अब जब बहुत लोगों की जान जाती है तो जो सेंट्रलाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नॉर्थ कोरिया की, वो जो पूरा का पूरा इल्जाम है ना, वो लोकल ऑफिशियल्स पे डाल देती है। और उनका ये कहने का मतलब है कि देखिए, कुम जोंग उन जो आपके लीडर हैं, वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो वो लोकल ऑफिशियल्स की वजह से गलत हुआ होगा, और लोकल ऑफिशियल्स को मार दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें करके अपने ऊपर से इल्जाम ये लोग हटा देते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक और स्टडी निकल के आ रही है साइंस एंड टेक में, इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू ब्रेन डैमेज। देखिए ये स्टडी क्या बोल रही है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिचर्ड एन जारे ने ये स्टडी करवाई है। इन्होंने कुछ मेल माइस लिए, कुछ चूहे लिए, उन चूहों में से आधे आधे बांटे होंगे। कुछ चूहों को इन्होंने डर्टी एयर इनहेल कराई होगी और कुछ चूहों को इन्होंने साफ एयर इनहेल कराई होगी। और जब उनके रिजल्ट्स आए तो ये पता चला कि वो चूहे जिन्होंने डर्टी एयर इनहेल की थी, उनको एमिलोइड डिपॉजिट्स, न्यूरोफिब्रिलियरी टैंगल्स एंड प्लाक्स हुए हैं, जिसके चलते उनके ब्रेन को भी डैमेज। देखिए, गंदी हवा आप अंदर लोगे तो आपको लंग्स को तो नुकसान होगा ही होगा, ये तो भाई दुनिया को पता है, क्योंकि हवा सीधे सीधे लंग्स पे जाती है। लेकिन यहां पे रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि गंदी हवा के इनहेल करने में लंग्स के साथ साथ ब्रेन्स को भी उतना ही नुकसान है। ये जो स्टडी हुई है, ये कहां हुई है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फुडान यूनिवर्सिटी ऑफ शांघाई चाइना, और टैलेंटा ओपन में ये पब्लिश होगा ये स्टडी। ओके, वहीं पे वो माइस जिनको साफ हवा इनहेल कराई गई थी, उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर यहां पे ये भी बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आप डर्टी एयर और क्लीन एयर के बीच का फर्क देखो, तो क्लीन एयर, डर्टी एयर में से अगर आप पीएम 2.5 निकाल देते हो, ठीक है, काफी हद तक पीएम 2.5 निकाल देते हो, पूरा पीएम 2.5 आप डर्टी एयर से नहीं निकाल सकते। यानी कि जो क्लीन एयर भी हम लोग सूंघ रहे हैं, जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हद तक पीएम 2.5 है, बट वो परमिसिबल लेवल तक है। अगर एक लिमिट से ज्यादा पीएम 2.5 हो जाता है तो वो हवा गंदी हो जाती है। ओके, तो ये जो ब्रेन्स थे उन माइस के जिनको डर्टी एयर इनहेल कराई गई थी, उनके बहुत सारे टैंगल्स, प्लाक्स, न्यूरोफिब्रिली इन्फ्लेशंस हो गए, जिनकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज हुआ। आप देखोगे कि जो अल्जाइमर्स डिजीज होती है ना, अल्जाइमर्स डिजीज ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ब्रेन के डेवलपमेंट को रोक देती है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको ऑलरेडी अल्जाइमर डिजीज है या इनिशियल स्टेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज है, अगर वो गलत या फिर डर्टी एयर को इनहेल करता है तो उसका अल्जाइमर डिजीज बहुत तेजी से एग्रोवेट कर सकता है। ये भी ये स्टडी बोलने की कोशिश कर रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक रिवाइसेस ऑडिट नॉर्म्स फॉर बैंक्स। देखिए, आरबीआई ने सैटरडे में एक रिवाइज्ड लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स रिलीज किए हैं। बैंकों के जो इंटरनल ऑडिट होता है, बैंकों में जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स काम करते हैं, जो बैंकों की एक इंटरनल फंक्शनिंग की मशीनरी है, चीजों को अच्छी तरीके से करने के लिए, बैंकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैंकों को फाइनेंशियली वायबल करने के लिए, उसके लिए रेगुलरली ऑडिट होता है। उस ऑडिट में कुछ रिवाइज्ड लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है आरबीआई ने। तो इसको क्या बोला गया, LFAR, लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट। ये भाई स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को भी एप्लीकेबल होगा, ब्रांच ऑडिटर्स को भी एप्लीकेबल होगा बैंक में, ठीक है। यानी कि स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स का क्या मतलब हो गया कि भैया देखिए, समय समय पे एक्सटर्नल एजेंसी यानी आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर्स जाके बैंकों में ऑडिट करते हैं। ब्रांच ऑडिटर्स में भी कभी कभी एक्सटर्नली लोग ऑडिट करने के लिए आते हैं, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी कोई पहचान का पर्सन हो जो कि बैंक में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और वो रिटायर हो गया, बाद में उसको एज एन ऑडिटर उसी बैंक की ब्रांच में अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है 2 साल के लिए, 50,000 रुपए या 40,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह देके। तो ये सारे ऑडिटर्स काम करते हैं। तो कुछ ऑडिटर्स बैंक अपने ही रिटायर्ड एम्प्लॉयज को बना देता है, कुछ ऑडिटर्स ऐसे होते हैं जो कि थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं, जिनको आरबीआई अप्रूवल देता है कि हाँ भाई आप एक्सटर्नली जाके बैंक को ऑडिट कर सकते हो। तो ये ऑडिटर्स जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, जिस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उस मेथोडोलॉजी में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसको बोला गया है रिवाइज्ड लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स। लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स, इसको याद रखिएगा। अगर आप इतना ही कोड कर देते हो किसी आंसर में, आपको काफी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इन नॉर्म्स को अपडेट किया गया कीपिंग इन व्यू द लार्ज स्केल चेंजेस इन द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस मॉडल एंड रिस्क इन बैंकिंग ऑपरेशन। देखिए, बैंकिंग ऑपरेशंस वाइड हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स आ रहे हैं,
डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों के चेंज होने के साथ साथ ऑडिट नॉर्म्स भी चेंज हो गए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? should be to identify and assess the gaps and vulnerable areas in the business operations, risk management, compliance, and efficiency of internal audit, and provide an independent opinion on the same to the board of the bank and provide their observations। अब देखिए, ये तो बोल बच्चन है, ये बोल बच्चन अगर आप याद कर सकते हो और पेपर में लिख सकते हो, भैया आपको बहुत तगड़े नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के यहां पे निकला क्या कि ये जो लॉन्ग फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट वाला जो फॉर्मेट है 2020-21 में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके आगे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो भी ऑडिटर आएगा बिजनेस ऑपरेशंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, कॉम्प्लियंस में, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट में जो भी बैंक में हुआ है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करेगा, वो ओपिनियन बोर्ड ऑफ द बैंक को फॉरवर्ड किया जाएगा, बोर्ड ऑफ द बैंक भी उस ओपिनियन को स्टडी करेगा। तो यहां पे जो LAFAR के अंदर जो ऑडिट की स्कीम आई, ऑडिट की जो टीम आएगी ना, वो ऑडिट की टीम किस हिसाब से ऑडिट करेगी ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर वो अपने इंडिपेंडेंट व्यू को बैंक के बोर्ड को देगी और फिर बैंक उस रिपोर्ट को अपने इनपुट्स के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजेगा 60 दिन के अंदर। यानी कि जब LFAR को सबमिट कर दिया है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने, उसके सबमिट करने के 60 दिन के अंदर अपने ओपिनियन के साथ उस पर्टिकुलर बैंक का बोर्ड RBI को उस रिपोर्ट को भेजेगा और फिर RBI देखेगा कि भाई ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इस बैंक की फंक्शनिंग के ऊपर क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कैसे इसके ऑपरेशनल रिस्क को कम करने की कोशिश की गई है, मार्केट रिस्क एरियाज, क्रेडिट रिस्क एरियाज, कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विडिटी रिस्क असेसमेंट, कैसे इन सब चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जितना ज्यादा आप इन टेक्निकल वर्ड्स को एग्जाम में कोट कर सकते हो उतने ज्यादा नंबर इंडियन इकोनॉमी जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।